हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके BSOC यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी प्रीवियस क्लासेस में रह गए हैं और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 2 क्लासेस बनाई है जिसके अंदर मैंने वेरियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अभी इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है ट्राइब्स से रिलेटेड कि जो इंडिया के अंदर जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, इंडिया में जो भी हमारी जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके अलग अलग आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। यानी कि सबसे पहला जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूनिक सोशल स्ट्रक्चर। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे आदिवासी समाज संगठन होते हैं बच्चों, उनका अपना जो है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। और जो ट्राइब्स होती हैं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि यूनिक सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी आदिवासी समुदाय होते हैं उनके अपने अपने नेता होते हैं और उनके जो नेता होते हैं वो ही उनकी कम्युनिटी के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उन्हें लेते हैं। और यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बेस्ड किस पे रहता है, उनके परिवार की जो टाइज, फैमिली टाइज पर बेस रहता है और फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा रहता है। तो पहली चीज़ जो आपको इसमें, जो पहला पॉइंट आपको इंक्लूड करना है वो क्या है बच्चों, वो है यूनिक सोशल स्ट्रक्चर यानी कि विशिष्ट सामाजिक संरचना। तो पहले पॉइंट को आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर दूसरी चीज़ आप बताएंगे कि जो वो लोग हैं वो मुख्य रूप से कृषि और शिकार करते हैं। उनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित रहती है। खास करके जो वो लोग हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम कृषि करते हैं और फॉरेस्ट से जो भी उन्हें मिलता है सामान उस पर निर्भर रहते हैं। फार्मिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग फॉर फूड, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। फिर आपका आता है कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि हम देखते हैं कि जो भी ट्राइब्स होती हैं उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराएं होती हैं और अपने बिलीव्स को वो फॉलो करते हैं। और कई सारे जो ट्राइब्स हैं वो नेचर की वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो वे अलग अलग विश्वासों का पालन करते हैं और उनमें से कई प्रकृति की पूजा करते हैं। वे पेड़ों, जानवरों, नदियों और अन्य प्राकृतिक तत्वों का सम्मान करते हैं। वे त्योहार मनाते हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। फिर यहाँ पर आपका चौथा पॉइंट ये है कि वो जो है रिमोट एरियाज में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में, पहाड़ों में, ताकि जो मुख्य धारा का समाज है उससे वो लोग अलग रहें। उन्हें खुद ही कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे अंदर और वो अपने जो उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे अलग सेपरेटली वो रहना चाहते हैं, ठीक है। वे आधुनिक दुनिया से अलग रहना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो ट्राइब्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। उनके पास खुद के जो भी डेली यूज़ के रिसोर्सेज होते हैं उनके पास अवेलेबल हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सब कुछ उन लोगों के पास होता है। और वो एक्सटर्नल मार्केट पर डिपेंड नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए बच्चों वो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहते। और वो विभिन्न अलग अलग तरह की भाषाएं बोलती हैं। और हम क्या देखते हैं कि जो ट्राइब्स हैं उनका नेचर के साथ जो है गहरा संबंध है, वो नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको ट्राइब्स वाले क्वेश्चन में लिखने हैं कि जब जनजातियों से क्वेश्चन आएगा, आदिवासियों से क्वेश्चन आएगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि उनकी सामाजिक संरचना बहुत ही अलग होती है, हमसे डिफरेंट होती है। और वो जो है कृषि और शिकार पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था है। उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, वह हमसे बहुत अलग है। नेचर के साथ उनका सम्मान है ना। ट्रीज, एनिमल्स, रिवर, इन सब की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रहना चाहते हैं। और ज़्यादातर जो ट्राइब्स हैं वो हमें आत्मनिर्भर देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ वे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलती हैं और उनका नेचर के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। तो यहाँ पर अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस बताना है और वुमेन मूवमेंट्स की शुरुआती सालों के बारे में बताना है कि शुरुआत कहाँ से हुई वुमेन के मूवमेंट्स की। सो स्टूडेंट, सेक्स यानी कि लिंग। तो लिंग क्या होते हैं, ये जैविक अंतर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि मैन और वुमेन जो है बायोलॉजिकली एक दूसरे से अलग होते हैं। उनके जो ऑर्गन्स अलग होते हैं, ठीक है, उनमें हॉर्मोन्स अलग होते हैं, क्रोमोजोम्स अलग होते हैं। तो ये जो है लिंग जो रहता है बच्चों, वो आधारित रहता है उनके जैविक अंतर पर।
और वहीं जब हम बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर जो है वो आधारित रहता है समाज में, सोसाइटी में उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उनके बिहेवियर और उनके रोल से जो है रिलेटेड रहता है। जेंडर किस चीज़ से रिलेटेड है? जेंडर रिलेटेड है उनके सोसाइटी में जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं चीज़ें, सोसाइटी के बिहेवियर, इन सारी चीज़ों से। तो जो सोसाइटी है वो वुमेन को एक्सपेक्ट करती है नर्चरिंग, और मैन को स्ट्रॉन्ग जो है एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जेंडर इज़ लर्नड एंड कैन चेंज ओवर टाइम। तो हम लोग जेंडर को समय के साथ चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर एक प्रकार की आप अवधारणा समझ सकते हो जो लोगों के दिमाग में है। ठीक है, तो जेंडर उन भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं को दर्शाता है जो समाज पुरुषों और महिलाओं से उनके लिंग के आधार पर उम्मीद करता है। तो यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। उदाहरण के लिए, समाज महिलाओं से स्नेही होने और पुरुषों से मजबूत होने की उम्मीद करता है। अब हमें बताना था कि जो भारत में महिला आंदोलन है उनकी शुरुआत के बारे में। तो प्रारंभिक आंदोलन कब शुरू हुए और समाज में सुधार आने कब शुरू हुए? तो जो वुमेन के मूवमेंट्स हैं इंडिया में बच्चों, वो 19th सेंचुरी में बिगिन हुए थे। जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन सभी जो ये सभी जो लोग थे, इन्होंने वुमेन के राइट्स के बारे में, यानी कि महिलाओं के राइट्स के बारे में बात की। और जो भी हमारी सोशल प्रैक्टिसेस थी जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, इस प्रकार की प्रथाओं को रोकने का इन्होंने प्रयास किया। तो पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो अर्ली मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का आपका रोल। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने वुमेन्स के मूवमेंट में एक रोल प्ले किया। जैसे कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने विडो रीमैरिज एक्ट वो लेकर आए, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो लेकर आए, और बाल विवाह प्रतिबंध वाला अधिनियम वो लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार है उसकी भी भूमिका रही है। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये भी जो उन्होंने कानून बनाए थे, ये सारे कानून उन्होंने अपने उपनिवेशी एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाए थे। फिर वुमेन की एजुकेशन का विकास होता है। तो जो कुछ वुमेन्स हैं, महिला शिक्षा ने प्रारंभिक महिला आंदोलन में क्या करा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें आपकी बेगम रुकैया, सखावत हुसैन और सरोजनी नायडू जो हैं, इन लोगों ने महिला की जो शिक्षा होती है उस पर बहुत जोर दिया। और इनका विश्वास था कि जो महिलाएं हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जब एजुकेटेड होती है, महिलाएं जब एजुकेटेड होती हैं तो वो सोसाइटी के लिए काम कर सकती हैं। फिर जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका क्या रोल रहा है? तो जो महिलाएं हैं वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो है सक्रिय रूप से भागीदारी लेती थी। जैसे कि कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, कामिनी रॉय जो हैं, ये लोग जो हैं प्रोटेस्ट में, वुमेन के राइट्स को प्रमोट करने में और आज़ादी की, इंडिपेंडेंस के लिए, इन सब चीज़ों में जो है इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये हमने शुरुआत बताई है महिलाओं के आंदोलनों की, कि कैसे जो महिलाएं हैं वो बढ़कर आगे आईं। फिर आपको संथाल मूवमेंट बताना है। तो जो संथाल विद्रोह है बच्चों, वो उसको हम संथाल हुल या संथाल रिवॉल्ट भी कहते हैं। और ये क्या है, एक ट्राइबल अपराइजिंग है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, हमारे देश में आदिवासी विद्रोह है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो यह झारखंड, बिहार में हुआ था और वेस्ट बंगाल में हुआ था। और इसके पीछे कारण क्या था? जो ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज जो थे, उनकी ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस जो थी उनके खिलाफ ये था। तो ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ ये विद्रोह था। इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे सिद्धू और कानू, ठीक है, जो कि संथाल जनजाति से थे। दे इंस्पायर्ड देयर फेलो ट्राइब पीपल टू राइज अप अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस दे फेस्ड। तो यहाँ पर इन लोगों ने इंस्पायर किया ट्राइब पीपल को कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन है, जो भी अनजस्टिस है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। द मूवमेंट गेन मास सपोर्ट विद थाउजेंड्स ऑफ संथाल पार्टिसिपेटिंग। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को मास सपोर्ट मिला और थाउजेंड्स ऑफ जो संथाल लोग हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसके कॉजेज़ आपको बताने हैं। तो कॉजेज़ यही हैं कि जो संथाल लोग थे उन्हें साहूकारों और ज़मींदारों के द्वारा क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइट, यानी कि उनका शोषण किया जाता था। और जो ब्रिटिश प्रशासन है, ठीक है, वो समूहों को, आदिवासी को नियंत्रित और दमन करने की अनुमति भी दे रखी थी। तो जो हर कोई आता था इन लोगों का दमन करता था, इन लोगों का शोषण करता था, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर यहाँ पर आपको कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, यानी कि संप्रदायवाद। तो कम्युनलिज्म क्या है? तो कम्युनलिज्म बच्चों एक आइडिया होता है जिसमें हम जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उन्हें डिवाइड कर देते हैं उनके रिलीजन, कल्चर और
एथनिसिटी के हिसाब से। तो जनता को जब हम धर्म, संस्कृति और जाति के आधार पर बांट देते हैं तो वो संप्रदायवाद होता है। तो दिस लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज, क्रिएटिंग डिफरेंसेस एंड ऑफन कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर संप्रदायवाद की वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अक्सर क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख जो हैं आपस में एक दूसरे को एनिमी समझने लग जाते हैं। अस वर्सेस देम जो है, हम बनाम वे की जो मानसिकता है वो बढ़ जाती है कम्युनलिज्म की वजह से। इसकी वजह से टेंशन्स होता है और वायलेंस होता है। ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों के अंदर कम्युनल आइडियाज़ को भड़काते हैं और जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो संप्रदायवाद जो है वह नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। कम्युनलिज्म हमें इंडिया में कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो इंडिया में जो कम्युनलिज्म है वो ब्रिटिश टाइम पर ही शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लेकर आए थे और रिलीजियस डिफरेंसेस उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे कि एक कम्युनिटी को फ़ायदा होता था, दूसरे को नहीं होता था। तो जिसकी वजह से आपस में जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में डिस्ट्रस्ट आ गया। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट ग्रू ओवर टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फिर आज़ादी के स्ट्रगल के टाइम पर और भी ज़्यादा क्या कर गया, ग्रो कर गया। तो जब उसी की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमारे देश का जो विभाजन हुआ है वो इस कम्युनलिज्म की वजह से ही देखने के लिए मिलता है। तो भारत में जो इसकी शुरुआत है वह कब हुई थी, ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, क्योंकि वो कहते थे कि फूट डालो और नीति करो। फिर उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो कि एक कानून ऐसा बना देते थे वो कि एक संप्रदाय को फ़ायदा होता था, दूसरे को नहीं होता था। तो लोगों के बीच में आपस में अविश्वास हुआ और इसी से हमारा विभाजन हुआ। फिर इंडिया का विभाजन और जो इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, उसने हमारे देश को किसमें, इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया था। और ये जो डिसीजन है वो रिलीजियस डिफरेंसेस के बेस पर हुआ था कि जो लोग मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे। इसकी वजह से मतलब वायलेंस हुआ, संघर्ष हुए और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। कम्युनलिज्म दोनों कंट्रीज में स्ट्रांग है और ये जो कंट्रीज हैं एक दूसरे को एक दुश्मन की तरह देखने लग गई थी। फिर क्या आज़ादी के बाद भी कोई कम्युनलिज्म है इंडिया में? तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी संप्रदायवाद जो है आज भी एक समस्या बना हुआ है। हिंदू और जो मुसलमान हैं उनके बीच में हमें दंगे देखने के लिए मिलते ही रहते हैं। हाल के वर्षों में भी कई दंगे हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं वो लोगों के जो सांप्रदायिक जो भावनाएं होती हैं उनको बढ़ा देते हैं और समुदाय के बीच तनाव बढ़ जाता है, अविश्वास रहता है। इसकी वजह से फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, विभाजन हमारा पहले भी हो चुका है और विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो एक साथ कम्युनलिज्म की वजह से शांति में नहीं रह पाते। तो आपको कम्युनलिज्म का अर्थ पता लग गया कि कम्युनलिज्म का मतलब आखिर है क्या और कैसे जो इंडिया में कम्युनलिज्म है वो हमें देखने के लिए भारी मात्रा में मिलता है। कम्युनलिज्म की वजह से हमारे देश का विभाजन भी हुआ था। और लास्टली आप बताएंगे कि आज़ादी के बाद भी जो कम्युनलिज्म है वो इंडिया में बना हुआ है संप्रदायवाद। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसके बाकी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वो दोनों पार्ट्स भी देख सकते हैं। जिसमें कि जो पार्ट 1 और पार्ट 1 है जो वो क्या रहेगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आप तीनों वीडियोस को देख लीजिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन इन्हीं 3 वीडियोस से हो जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा।